हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का यूनिट 27 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटर्स एंड देयर रोल्स। तो इस पूरे चैप्टर में हम रेगुलेटर्स और उसके रोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से हमारे रेगुलेटर्स हैं? आरबीआई आपका हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर आपका सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपका आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर्स है। सेबी आपका कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट, उसका रेगुलेटर है। आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी है तो उनको रेगुलेट करता है आईआरडीए। और लास्ट आपका आता है पीएफआरडीए, इसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जितना भी पेंशन फंड, पेंशन का जो रेगुलेटरी बॉडी है वो आपका कौन है? पीएफआरडीए। तो चार तरह के हमारे रेगुलेटर्स हो गए। इन चारों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से जो है इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो बहुत ज़्यादा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है तो हमें इसको करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट ओके, मैं थोड़ा थोड़ा जो है इसका मालूम होना चाहिए। चैप्टर बहुत डिटेल में आपका दिया हुआ है, आई थिंक 22 पेजेस में चैप्टर कवर किया गया। और यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके सर्कुलर्स जो है लिए गए हैं, जिसकी वजह से ये चैप्टर आपका बुक में बहुत ज़्यादा वाइड दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा मतलब डेप्थ में ये चैप्टर दिया हुआ है, तो जो जो इंपॉर्टेंट होगा उस तरह से हम इसको करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जो हमारे चार टाइप के रेगुलेटर्स हमने देखे थे, आरबीआई, सेबी, इंश्योरेंस वाला आईआरडीए, और पेंशन फंड का आ गया पीएफआरडी। तो इन चारों रेगुलेटर के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत आपका पहले यहाँ पे एक स्टार्टिंग में बता रखा है, रोल ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स इन इकोनॉमी। तो जो हमारी इकोनॉमी काम करती है वहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर का क्या रोल है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया में, उसमें आपका फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। और फाइनेंशियल सिस्टम ही हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। अगर इकोनॉमी काम करती है तो फाइनेंशियल सिस्टम, जैसे लोन दिया जाता है, बोरोइंग की जाती है, उसी से इंफ्रास्ट्रक्चर, तो पूरा जो इकोनॉमी का बैकबोन है वो आपका फाइनेंशियल सिस्टम ही है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत स्मूथली काम करे, और जो भी इन्वेस्टर्स जो कि फाइनेंशियल मार्केट में जहाँ जहाँ इसका पैसा इन्वेस्ट है, उसको किसी भी टाइप का रिस्क ना हो। तो इसीलिए प्रॉपर रीजनेबल रेगुलेशंस होना चाहिए उस फाइनेंशियल सिस्टम को। तो जब तक जैसे बच्चों को अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो आपके जो टीचर हैं स्कूल में काफ़ी उनको डिसिप्लिन बनाते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है डिसिप्लिन। अगर उनको डिसिप्लिन में उनके क्लासेस वो सब उनकी नहीं ली जाएंगी, ठीक है, तो उस केस में जैसे हमारे पहले आया कोई भी टीचर, मैथ्स का आ गया, फिर अगले बार कोई भी इंग्लिश का आ गया, मतलब प्रॉपर एक डिसिप्लिन वे में आपको सारा काम करना पड़ता है। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी, तभी आप जाके प्रॉपर जो है किसी भी टाइप का जो रिस्क है उसको आप रोक पाओगे। खास करके इन्वेस्टर का जो पैसा लगा होता है अलग अलग मार्केट में, तो उसको बचाने के लिए रेगुलेटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो चेक करता रहता है कि जो मार्केट में जो काम है वो किस तरह से किया जा रहा है, और जो आम जनता है उनका जो विश्वास है सिस्टम से ना हटे। जैसे बैंक है, बैंकों में लोग अपने घरों से ज़्यादा पैसा बैंकों में रखना पसंद करते हैं। क्यों? उनको मालूम है कभी भी पैसा अपना विड्रॉ कर सकते हैं, सेफ है, किसी भी टाइप का चोरी का भी खतरा नहीं। घर में आपने रखा है तो आपको पैसा खतरा है, तो इसलिए लोग बैंकों में रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अभी आप अपना एग्जांपल देख लीजिए, आपने घर में कितना कैश रखा होगा और आपके अकाउंट में कितना होगा। तो हर किसी का वही स्टोरी कि बहुत ज़्यादा जो लोगों का बिलीफ बना हुआ है, लोगों का जो बिलीफ है उसको बनाए रखना, यही जो है मेन रोल है जिसके लिए रेगुलेटर की आपको जरूरत पड़ती है। तो मेन मेन और क्या क्या है कि जनरेट, मेंटेन एंड प्रमोट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। तो जो पब्लिक है उसका फाइनेंशियल सिस्टम में ट्रस्ट बना रहे, इसीलिए आपके रेगुलेटर की जरूरत पड़ती है। प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट बाय टाइमली डिस्क्लोजर बाय इंस्टीट्यूशंस। तो जो इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे आपके इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, तो उसको टाइमली जो है डिस्क्लोजर्स करने हैं, एंड एसेस टू इन्फॉर्मेशन बाय द इन्वेस्टर्स। तो जो जो इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए वो उनको आपको बताना है। इंश्योर दैट फाइनेंशियल मार्केट आर बोथ फेयर। तो जो फाइनेंशियल मार्केट है वो फेयर और इफिशिएंट वे में काम करे, तो इसको इंश्योरेंस कौन देगा? इसको इंश्योर करेगा हमारा रेगुलेटर। इंश्योर दैट मार्केट पार्टिसिपेंट्स मेजर अप टू द रूल ऑफ मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस में जो रूल्स हैं उस हिसाब से मार्केट पार्टिसिपेंट्स काम करें। इंश्योर दैट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट आर फेयर टू द इंटरेस्ट ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट एंड डू नॉट गिव एनी सेगमेंट। तो किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को अनफेयर एडवांटेजेस देना इस तरीके का नहीं होना चाहिए। और जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो इतने फेयर होने चाहिए ताकि जो फाइनेंशियल पार्टिसिपेंट जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को सेफ रखा जा सके। ठीक है, ये सारा रीजन है जिसकी वजह से हमारे रेगुलेटर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा पहला रेगुलेटर था आरबीआई। तो भाई हम आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आरबीआई को कब स्टैब्लिश किया था? तो इसका एक्ट था आपका 1934 का, लेकिन इसको स्टैब्लिश किया था 35 से। ये आपका एक्ट है 1934 के एक्ट के हिसाब से इसको स्टैब्लिश करने की बात की थी। और 1935 1 अप्रैल 1935 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो आरबीआई को लेकर लेजिस्लेशन पास किया गया था, और 1927 में बात किया था। फिर 7 साल बाद 1934 में वो एक्ट बन पाया था। ठीक है, फिर 35 से इसको स्टैब्लिश कर दिया था। और आपका ये रॉयल कमीशन था। रॉयल कमीशन जो है रिकमेंडेशंस दिया गया था
हिल्टन यंग कमीशन बोलते हैं, उनके रिकमेंडेशन पे जो है इसको स्टैब्लिश की बात की थी। तो 1926 में उन्होंने रिकमेंडेशन दे दिया था, 6-7 साल इसको लग गए थे स्टैब्लिश होते होते। ठीक है, 1927 से आपका 34 में इसका एक्ट बना। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने बोला था, बुक का नाम था द ट्रबल ऑफ द रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। तो उसमें आरबीआई के बारे में उसके जो है बताया था वर्किंग स्टाइल किस तरह से है। तो वो सब चीज़ें आपके इस बुक में जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा अपनी बुक में जो है इसके बारे में बताई गई थी। बुक का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स सॉल्यूशन, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाली बुक थी। तो 1 नंबर का इस बुक का नाम आपका आ सकता है एग्जाम में। और ठीक है, तो आपको यहाँ पे बता रखा है कि आरबीआई का जो सेंट्रल ऑफिस है उसको कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, और जब आरबीआई को स्टैब्लिश किया था तो वो इंडिया का तो सेंट्रल बैंक था, बट जो हमारा जो अनडिवाइडेड इंडिया था उस टाइम पे म्यांमार जो है आपका अभी जिसको आप म्यांमार बोलते हो उस टाइम पे बुर्मा नाम था, तो वो इंडिया का ही पार्ट था। तो 19 आपका अप्रैल 1947 तक ये म्यांमार के भी सेंट्रल बैंक के तौर पे आरबीआई ने काम किया। स्टार्टिंग में जिसका सेंट्रल ऑफिस था वो कोलकाता था, और उसके बाद इसको फिर परमानेंटली मुंबई में शिफ्ट किया। 1937 की ये बात है। तो अभी आरबीआई का जो ऑफिस है वो कहाँ है, मुंबई में। बहुत सारे बैंकों के जो है हेड ऑफिस मुंबई में ही है, और आरबीआई भी उसी में से, जो कि मेन रेगुलेटर है उसका मुंबई में ही है। और आरबीआई जो है जब इसका काम शुरू हुआ था तो उसने प्राइवेट कंपनी के तौर पे काम करना शुरू किया। फिर आरबीआई को नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949। ठीक है, तो इस डेट को आप याद रख लीजिए। 1 जनवरी 1949 में आरबीआई को नेशनलाइजेशन किया गया था। और जो भी उसके जो ऑनरशिप है वो पब्लिक जो है उसकी ट्रांसफर की गई थी गवर्नमेंट को। और ये जो एक्ट था आपका, इसी एक्ट आपका 1948 में बना था, और 1 जनवरी 1949 में आरबीआई को नेशनलाइजेशन किया गया था। और इस एक्ट में जो है एम्पावर किया था यूनियन गवर्नमेंट को कि वो आरबीआई के गवर्नर के साथ मिलके जो है उसके कंसल्टेशन से टू इशू सच डायरेक्शंस टू आरबीआई एज, तो जैसा भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जरूरी है उस तरह के डायरेक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई मिलके उसको करेंगे। और इसके जो गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, आपको मालूम होगा आरबीआई का पूरा ये भी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आरबीआई में एक गवर्नर रहता है और 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं। ठीक है, तो उसका जो गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर है उसको कौन अपॉइंट करता है, यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, द कंट्रोल ऑफ आरबीआई वेस्ट, तो जो सेंट्रल आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिसमें आपका एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं, और 10 डायरेक्टर्स भी रहते हैं जो कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग फील्ड के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं। 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पे काम करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेनली आपका ये गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, बाकी के 10 डायरेक्टर्स, ये सब आपके होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिया हुआ है आरबीआई का किस तरह से है। तो सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फिर यहाँ पे आपका इसमें गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, और फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, फिर प्रिंसिपल, चीफ जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर्स, फिर आपका असिस्टेंट मैनेजर्स और सपोर्ट स्टाफ। बैंकों में मैनेजर के बाद आपका आता है ना चीफ मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर। यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे आप इसको जस्ट एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, और आपको शायद ये स्ट्रक्चर पहले से मालूम भी होगा। गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर आपको याद करने का जरूरत तो नहीं, एग्जाम में स्ट्रक्चर में से तो क्वेश्चन खैर नहीं आएगा। 1 नंबर का यहाँ से पूछ सकते हैं कि कब इसको नेशनलाइजेशन किया था, तो आंसर होगा 1 जनवरी 1949। अगला क्वेश्चन बन सकता है अगर 1 नंबर का, तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी मतलब कमेटी के कहने पे, रिकमेंडेशन पे आरबीआई को स्टैब्लिश किया था, वो था आपका हिल्टन या कमीशन। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है वो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो बुक है जिसमें उन्होंने आरबीआई के बारे में बात की थी, तो वो था द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन। बस इसमें से तो इतना ही आपका पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव, मतलब क्यों इसको स्टैब्लिश करने की क्यों क्यों बात की गई थी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था आरबीआई को स्टैब्लिश करने की। यहाँ पे लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई में भी स्टेटेड, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव थे। टू मेंटेन मॉनेटरी आपका जो स्टेबिलिटी है, जो भी बिजनेस और इकोनॉमिक लाइफ जो कंट्री की वो सही तरह से काम करे, और जो है मिक्स इकोनॉमी के तौर पे काम करे। मिक्स इकोनॉमी कौन सी, तो जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट मिल के एक साथ काम करती है। ठीक है, तो प्रॉपर मॉनेटरी की स्टेबिलिटी जो है बनी रहे, इसलिए आरबीआई का, ये आपका आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब जो फाइनेंशियल सेक्टर वो स्टेबल वे में काम करे, एंड इंश्योर साउंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो साउंड हो, मतलब वो अच्छे तरीके से काम करे, उनका एनपीए बहुत ज़्यादा ना हो, और मतलब प्रॉपर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रहे। तो ये सब चीज़ें जो है इंश्योर करता है, सो दैट इकोनॉमिक यूनिट्स कैन कंडक्ट देयर बिजनेस विद कॉन्फिडेंस। तो कोई भी यूनिट है वो बैंकों से लोन लेती है, और बैंकों का लोन बहुत ज़्यादा एनपीए ना हो जाए, या कई ज़्यादा जो भी कंपनीज है, कोई भी नई नई इंडस्ट्री बनती है तो बैंकों से वो सब जुड़ी होती है, बैंकों से लोन चाहिए होता है उनको। ठीक है, कोई भी नया बिजनेस स्टार्टअप, तो बैंक जो है इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो वो पूरा स्टेबल वे में जो है काम करना चाहिए। टू मेंटेन स्टेबल पेमेंट सिस्टम सो दैट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कैन बी सेफली एंड एफिशिएंटली, तो जो पेमेंट सिस्टम है
स्टेबल वे में होना चाहिए ताकि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो सेफ वे में और इफिशिएंट वे में जो है एग्जीक्यूट यानी पूरी की जा सके। और जो भी फाइनेंशियल जो सिस्टम है आपकी वो क्रेडिट का एलोकेशन कर रहा है। क्रेडिट एलोकेशन मतलब होता है लोन देना। बैंक जो है लोन देते हैं तो इस बात को इंश्योर करेगा कि जो भी इकोनॉमी की जो प्रायोरिटीज है, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर के लिए टारगेट बनाया हुआ है या सोशल कंसर्न है, उनको रिफ्लेक्ट करे। मतलब बैंक अपने हित से ज्यादा, अपने फायदे से ज्यादा इस चीज को इंश्योर करे कि हमारी इकोनॉमी में किस सेक्टर को लोन देने की ज्यादा जरूरत है, तो उस हिसाब से जो है रिफ्लेक्ट करना चाहिए बैंकों का क्रेडिट एलोकेशन। नेक्स्ट आता है टू रेगुलेट द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ मनी। तो जो मनी है उसके ओवरऑल वॉल्यूम को रेगुलेट करना, मनी को रेगुलेट करना। और जो भी आपका इकोनॉमी में जो क्रेडिट है, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि एक प्राइस स्टेबिलिटी जो है बनी रहे, तो वॉल्यूम ऑफ मनी को रेगुलेट करना और प्राइस स्टेबिलिटी को बनाने के लिए ये आरबीआई का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। नेक्स्ट है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट एंड सिस्टम टू इनेबल इटसेल्फ टू। तो जो आपका फाइनेंशियल मार्केट और जो सिस्टम है वो डेवलप करे, उस चीज को प्रमोट करने का काम भी आपका आरबीआई करता है। तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मतलब क्या क्या रोल एंड फंक्शंस आरबीआई करता है। तो आरबीआई के रोल ए से लेकर आई तक यहाँ पे आपको बता रखे हैं और सारे रोल के बारे में डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन दिया है। थोड़ा थोड़ा जितना हमारे लिए जरूरी है एग्जाम के लिए उतना उतना इसको अच्छे से जो है डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका इसका रोल है मॉनिटरी अथॉरिटी। मॉनिटरी अथॉरिटी, अभी मॉनिटरी पॉलिसी क्या होता है पहले ये देखते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट सच अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक। तो आपका जो आरबीआई है, आरबीआई के अंडर कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से वो क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी पैसे को, उसकी कॉस्ट को, इन्फ्लेशन को, सबको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। ये तीन चार मैंने आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बताया, और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट है जिनका इस्तेमाल आरबीआई मार्केट में इकोनॉमी, पैसे को जो है स्टेबल बनाने के लिए, ज्यादा लिक्विडिटी आएगी तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए जो है आरबीआई का ही मेन ये रोल है। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के ऊपर ही रहता है, हमारे सेंट्रल बैंक के ऊपर। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना, उसका यूज करना, क्या रेगुलेट करने के लिए, कॉस्ट यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट, जो पैसा है उसका जो कॉस्ट है, इंटरेस्ट, ये सबको जो है रेगुलेट करना, ये आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। और इसमें और नीचे फिर आपको फिर से बताएं आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये सब ये भी थोड़ा थोड़ा आएगा, ये भी हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है। आपको मालूम होगा सीआरआर एसएलआर, ये सब अभी आपका थोड़ा थोड़ा टॉपिक दिया हुआ है, अभी थोड़ी देर में हम लोग इसको देखेंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी तो क्या क्या है कि प्राइस की स्टेबिलिटी बने रहे। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी मतलब सही, जैसे अगर कोई लोन भी दे रहा है बैंक, तो इंटरेस्ट उनके लिए प्राइस है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी चार्ज ना हो, कम भी ना हो, इस तरह से। और एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट होता है, तो जो प्रोडक्टिव सेक्टर हमारे इकोनॉमी में, तो उनको सही तरह से लोन मिल जाए। मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो फाइनेंशियल मार्केट है वो स्टेबल वे में जो है काम करे, जो हमारा जो बैंक है ये सब स्टेबल वे में जो है काम करे। तो ये सब आपका मॉनेटरी पॉलिसी का मेन मेन जो है पर्पस इसमें है। और फिर एक 2016 में, ये लेटेस्ट अभी 5-6 साल पहले की बात है, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को स्टैब्लिश किया गया था, सेटअप किया था। और जो है सेक्शन 45 जेड बी ऑफ आपके आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट किया था, सेक्शन 45 जेड बी, और फिर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को स्टैब्लिश किया था। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसमें आपके गवर्नर थे आरबीआई के, जो डिप्टी गवर्नर है वो इंचार्ज थे मॉनेटरी पॉलिसी के, एंड वन ऑफिसर ऑफ आरबीआई टू बी नॉमिनेटेड। तो एक आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के द्वारा एक ऑफिसर नॉमिनेट किया गया था, एंड 3 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड। तो 3 मेंबर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इस मॉनेटरी पॉलिसी में, इस मॉनेटरी पॉलिसी का जो है कमेटी का जो है पार्ट बना है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये एटलीस्ट 6 टाइम्स ए ईयर, तो साल में कम से कम 6 बार इनका मीटिंग होता है इन अ ईयर, टू डिटरमाइन द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। तो जो भी गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन का टारगेट रखा हुआ है वो अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो उस इसके लिए जो है साल में 6 बार कम से कम इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी में आपके गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉय जो है अपॉइंट किए हुए नॉमिनी है, और आपके आरबीआई के भी है, आरबीआई का गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, जो डिप्टी गवर्नर है वो इंचार्ज है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। ठीक है, तो इसको स्टैब्लिश इसलिए किया ताकि जो मॉनेटरी जो सिस्टम है वो सही तरह से काम करे। तो ये आपका मॉनेटरी अथॉरिटी के बारे में टॉपिक हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपके इंस्ट्रूमेंट बताए कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ऐसा किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था सीआरआर, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए। आरबीआई यूज डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट टू इंप्लीमेंट इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए आरबीआई डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल कर सकता है और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट भी इस्तेमाल कर सकता है। तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आपका हो जाएगा सीआरआर, एसएलआर। ये सीधे ही आपके जो है मॉनेटरी पॉलिसी को इम्पैक्ट करते हैं। कैसे, जैसे आरबीआई सीआरआर का रेट बढ़ा देगा 4 से, आरबीआई ने मान लीजिए 5% कर दिया, तो जो बैंक पहले 100 रुपए का, मान लीजिए उसके पास पैसा है, तो 100 रुपए में से 4 रुपए उसको आरबीआई के पास रखना होता था। बैंक सीआरआर कैसे रखते हैं, हर बैंकों का आरबीआई में अकाउंट होता है, तो उस अकाउंट में पैसे को, सीआरआर के जो बैलेंस है उसको अकाउंट में मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो 4 पैसा थे तो 100 में से 4 रुपए बैंकों का आरबीआई के साथ जो अकाउंट खोला होता है, हर बैंक ने आरबीआई के साथ एक अकाउंट खोला होता है। ठीक है, उसी में पैसा मेंटेन किया जाता है। तो सीआरआर में मान लीजिए 4 से 5% कर दे, तो पहले बैंकों को अपना जो अकाउंट आरबीआई के साथ है उसमें सिर्फ 4 रुपए रखना था, लेकिन अब 5 रुपए रखना पड़ेगा, यानी अब ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई ने 4 से बढ़ा के 5 कर दिया। तो ज्यादा रखना पड़ेगा, तो जनता को देने के लिए पैसा कम बचेगा।
पहले 4 रुपये था तो 96 रुपीज़ बच रहा था, अब 5% कर दिया तो सिर्फ 95 रुपीज़ ही जनता को दे पाएंगे, यानी पब्लिक में बैंक ज़्यादा पैसा देने के लिए उनके पास नहीं होगा। नहीं होगा तो बैंक थोड़ा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करेंगे। बैंकों के पास ज़्यादा पैसा लोन के लिए होगा तो ज़्यादा लोन देना चाहेगा और फिर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रखेगा, लेकिन अगर पैसा कम है तो बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो ज़्यादा जो जनता है वो लोन लेने नहीं जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट महंगा है। कोई चीज़ महंगी होती है तो लोग उसे उसकी जो खपत कम करने लगते हैं ना, उसको खर्च कम करने लगते हैं। तो सेम ऐसे यहाँ पे पैसों की बात होगी। जब भी आप देखना कि जब भी ऐसे लोन में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो उस टाइम पे हाउसिंग लोन या फिर कोई भी कार लोन, इस तरीके के जो लोन है वो अपना प्लान पोस्टपोन करते चलते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तब हम उस लोन को लेंगे। तो सेम ऐसे यहाँ पे भी होता है। तो इससे क्या हुआ, जो जनता है वो बैंकों के पास लोन लेने नहीं जाएगी। तो जो जनता है, जो लोग हैं, उनके पास अब क्या है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है क्योंकि बैंकों से वो लोन लेने नहीं जा रहे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो सीधे सीधे जो है आरबीआई ने इसको क्या किया, कंट्रोल किया। तो इस तरह से जो है सीआरआर रेट काम करता है। और ऐसे आपका एसएलआर रेट भी इसी तरह से काम करता है। एसएलआर क्या होता है, ये भी आपका सीआरआर भी आपका जो है, जैसे मैंने बोला 4%, तो 4% किसका, जो भी नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज होती है उसका। तो 4% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। और ये कौन से आपका जो सेक्शन 42(1) है आरबीआई एक्ट, तो वहीं पे बताया हुआ है इसके बारे में कि किस तरह से सीआरआर को आरबीआई इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी एसएलआर की बात करते हैं तो एसएलआर भी सेम वैसे ही है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज ऑफ बैंक। जैसे मैंने बताया कि 100 रुपये में से 4 रुपये बैंकों को सीआरआर के तौर पर रखना, अगर सीआरआर मान लीजिए 4%, ऐसे अगर मान लीजिए एसएलआर 20% है तो उसी 100 रुपये में से 4 रुपये तो सीआरआर के लिए चले गए, 20 रुपये एसएलआर के तौर पर चले गए। बट एसएलआर की एक अच्छी बात है, सीआरआर तो आपको कैश की फॉर्म में रखना ही रखना है। एसएलआर के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप कैश में भी रख सकते हैं, गोल्ड वैल्यू उसी के बराबर, या अगर कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी उसमें भी आप रख सकते हो। तो 3-4 ऑप्शन है। और एसएलआर का ये भी, आप चाहे तो आरबीआई के साथ भी रख सकते हैं और खुद के पास भी रख सकते हैं। ठीक है, आरबीआई के साथ भी रख सकते हैं और खुद के पास भी रखते हैं, बट सीआरआर आपको आरबीआई के अकाउंट में ही मेंटेन करना, क्योंकि कैश में तो आरबीआई का ही जो अकाउंट है वहाँ आपको मेंटेन करना रहता है। सीएलआर सीएलआर आपका, सॉरी, एसएलआर हो गया स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी वैसे ही है। जितना भी एसएलआर रेशियो होता है, कई बार ये 20%, 21%, इस तरह से चलता है। तो नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी का उतना परसेंट आपको लेना है। तो जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, गोल्ड हो गया, कैश है, किसी भी फॉर्म में आप रख सकते हैं, खुद के पास भी और गवर्नमेंट के पास भी, सॉरी, आरबीआई के पास भी जो है रख सकते हैं। ये हमारे डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट हो गए जिससे मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है। ऐसे इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में आपका आ जाएगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी आपका एडजस्टमेंट फैसिलिटी में जो डेली लिक्विडिटी का ऑब्जर्वेशन और जो इंजेक्शन करता है आरबीआई, मतलब लिक्विडिटी लेना मार्केट से या मार्केट में लिक्विडिटी देना, तो उस काम को जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के थ्रू किया जाता है। इसके लिए आरबीआई क्या यूज़ करता है, रेपो और रिवर्स रेपो को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रेपो और रिवर्स रेपो। रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो क्या होगा, अगर बैंकों को पैसा चाहिए तो वो आरबीआई से लोन लेता है, उसको उसमें आरबीआई जो इंटरेस्ट उनको चार्ज करता है उसको रेपो बोलते हैं। बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो एक्स्ट्रा पैसा भी आरबीआई के पास रख सकता है, और उसके लिए जो है आरबीआई उनको इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, तो उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे, रेपो और रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो क्या, बैंकों को पैसा चाहिए, लोन लेने आरबीआई के पास गए, आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट उनको चार्ज करेगा उसको रेपो बोलेंगे। रिवर्स रेपो, बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, इसमें बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, इसमें बैंकों के पास शॉर्टेज है पैसे की, तो इसलिए आरबीआई के पास जाता है। इसमें एक्स्ट्रा पैसा तो आरबीआई ने ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कि एक्स्ट्रा पैसा आप हमारे पास रखवा लो, उसके लिए भी आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। बट हमेशा रिवर्स रेपो में देखो, आरबीआई को तो पैसे की जरूरत नहीं, वो तो बैंक खुद अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखवा रहा है, इसीलिए जो रेपो रेट है हमेशा रिवर्स रेपो से ज्यादा होगा। रेपो मान लीजिए 6% है तो रिवर्स रेपो 5 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो बैंकों की जरूरत है, वो आरबीआई के पास जा रहा है तो आरबीआई 6% चार्ज करेगा, इसमें बैंकों की जरूरत नहीं है, इसमें आरबीआई की भी जरूरत नहीं है, वो तो बैंकों के फायदे के लिए आरबीआई उसके पैसे को रख के उसको इंटरेस्ट रेट बैंकों को दे रहा है, इसीलिए ये हमेशा कम रहता है। 5% का रहेगा, अगर ये 6% है, हमेशा जनरली 1% का डिफरेंस देखने को मिलता है, कई बार ये 0.5% का भी जो है डिफरेंस हो जाता है। तो लिक्विडिटी में क्या होता है, रेपो दोनों अब ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कितना होगा वो आरबीआई के हाथ में। मान लीजिए मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा, अब लोग क्या कर रहे हैं, जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा खर्चा, मार्केट में लोग खर्चा बहुत कर रहे हैं, और लिक्विडिटी ज्यादा है तो ज्यादा लिक्विडिटी के आने से क्या होगा, पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन आ सकता है। तो आरबीआई का काम है ज्यादा लिक्विडिटी भी ना हो कम भी ना हो, उसको कंट्रोल करना, वही आरबीआई का आपका काम है। लिक्विडिटी ज्यादा आ गई तो भी आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को बढ़ाएगा कि घटाएगा, रेपो रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। रेपो रेट अगर बढ़ जाएगा तो बैंकों को अगर लोन चाहिए होगा तो महंगे रेट पे आरबीआई से लोन महंगा मिलेगा, और अगर आरबीआई से लोन महंगा मिलेगा तो जनता को भी लोन जो है बैंक महंगे रेट पे देगा, इसीलिए जो जनता लोन लेना पसंद नहीं करेगी, तो लिक्विडिटी मार्केट में कम हो जाएगी। इसी का उल्टा, अगर मान लीजिए लिक्विडिटी मार्केट में कम पड़ रही है, रिसेशन आ सकता है, तो लिक्विडिटी कम पड़ गई तो उस केस में रेपो रेट कम कर देगा। तो रेपो रेट कम करने से क्या होगा कि बैंक आरबीआई से लोन लेने जा रहे हैं तो सस्ते रेट पे बैंकों को लोन मिलेगा, और पब्लिक को भी बैंक सस्ते रेट पे लोन कराएगा, और जो जनता है वो भी बैंकों से लोन लेगी। तो आरबीआई देखता है सिचुएशंस क्या है, इसकी भी एक प्रॉपर कमेटी है जो बैठ के चेक करती है, अलग अलग रिपोर्ट्स देखती है कि मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है कि कम है, क्योंकि उनको स्टेबल रखना है, ना ज्यादा ना कम।
इसी तरह से अगर लिक्विडिटी कम रहेगी मार्केट में तो ये रेपो रेट को आरबीआई कम कर देगा। ऐसे रिवर्स रेपो भी बिल्कुल इसी की तरह से काम करता है। अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है तो रिवर्स रेपो को कैसे इस्तेमाल करेगा वो भी देखते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए मार्केट में लिक्विडिटी अगर मान लीजिए कम है, लोगों के पास पैसे कम है, तो रिवर्स रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा देगा, सॉरी आरबीआई कम कर देगा। तो रिवर्स रेपो रेट के कम होने से बैंक आरबीआई के पास पैसा रखना पसंद नहीं करेगा, जनता को देना ज़्यादा पसंद करेगी। तो मार्केट में लिक्विडिटी कम थी, अभी बैंक जो है सस्ते रेट पे लोन दे रहा है, तो मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। इसी का वाइस वर्सा, मार्केट में लिक्विडिटी मान लीजिए बहुत ज़्यादा है, बैंक बहुत ज़्यादा लोन दे रहे, बहुत लिक्विडिटी बढ़ गई। अब आरबीआई ने देखा बहुत लिक्विडिटी बढ़ गई तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। बढ़ाने से क्या होगा कि बैंक क्या करेंगे, बैंकों का जो पैसा वो आरबीआई के पास रखवा रहे हैं वो बहुत सेफ है, क्योंकि आरबीआई उनके पैसे को तो मतलब डिफॉल्ट का चांस ही नहीं है। तो बैंक क्या करेंगे कि जो पैसा है रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ जाएगा तो बैंक सोचेंगे कि जनता को पैसा देने से अच्छा एनपीए तो हो जाना है, मतलब कुछ के चांसेस तो रहता है ये आरबीआई के कंपेरिजन में। तो वहां देने से अच्छा आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखवा, तो वो लोन के तौर पे बैंक ज्यादा पैसा नहीं देते, ज्यादा पैसा वो आरबीआई के पास रखवाते हैं एज रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि वो बढ़ गया। तो इस तरह से जो है आरबीआई कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। रेपो रेट वही है जो भी अभी मैंने आपको समझाया, जिसमें ये जो हमने देखा था ना, जिस रेट पे बैंकों को पैसा चाहिए वो आरबीआई से लोन लेता है, तो वो आपका रेपो रेट ही रहता है। ऐसे ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बेचने और खरीदने का काम करता है कौन, आरबीआई। आरबीआई खरीदेगा बेचेगा, उसको बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इससे भी एक तरह से वो मार्केट में लिक्विडिटी को जो है कंट्रोल कर रहा है। और एक आता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या मार्जिनल डिपॉजिट फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये भी एक ऑप्शन है जिससे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो बोरो कर सकते हैं। और वो उनको जो बोरोइंग करना है वो कितना परसेंट तक बोरोइंग कर सकते हैं, ये ओवरनाइट के लिए, सिर्फ आप एक दिन के लिए बोरोइंग कर सकते हैं, वन डे ओनली ओवरनाइट की। और टाइमिंग है, मतलब कितना परसेंट लिमिट है, लिमिटेड 2% ऑफ एनडीटीएल। तो बैंकों का जो नेट डिमांड और टाइम लेबिलिटी रहता है, जैसे हमारा सीआरआर और एसएलआर भी नेट डिमांड और टाइम लेबिलिटीज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, वैसे ये भी इसी तरह से। तो 2% ऑफ नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी, तो ये मैक्सिमम लिमिट है। और इसका इतना मैक्सिमम जितना भी आपका मान लीजिए किसी बैंक का 100 करोड़ है नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज, तो 100 करोड़ का 2% कितना हो गया, 2 करोड़। तो ये बैंक सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही एमएसएफ के तौर पे दे सकता है। और ये सिर्फ एक ही ओवरनाइट बोरोइंग है, एक ही दिन के लिए मिलेगा। तो क्या फ्री में है, और इसका इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, इसका इंटरेस्ट जनरली 100 बेसिस पॉइंट, जो कि 1% होता है। तो जो भी आपका रेपो रेट चल रहा होगा, मतलब आरबीआई से आप लोन ले रहे हैं तो आरबीआई ने मान लीजिए आपसे 7% चार्ज किया, तो हो गया आपका रेपो रेट। ये जनरली उससे 1% एक्स्ट्रा रहता है, तो ये जनरली 8 मिलेगा अगर रेपो रेट 7 है। तो वही बोला कि रेपो से ये 1% ज़्यादा रहता है। और क्या ये लोन फ्री में मिलेगा या हमें कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, अप्रूव गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो आपको देना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपको ये लोन दिया जाता है ओवरनाइट। ठीक है। और जैसे आप लोग बैंकों से लोन लेने जाते हैं, बैंक आपसे सिक्योरिटी मांगता है ना, तो सेम ऐसे ही है। अगर आप आरबीआई से भी लोन ले रहे हैं तो आरबीआई भी सिक्योरिटी मांगता है। तो आप एमएसएफ का लोन ले रहे हैं, ये भी अलाउ है, एक रात के लिए मिल जाएगा लोन। 2% ऑफ आपका जो एनडीडीएल है उसके हिसाब से रहेगा मैक्सिमम लोन अमाउंट। और इंटरेस्ट रेट रेपो रेट से 1% जनरली ज़्यादा रहता है। और जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको आपको देना पड़ेगा। सिक्योरिटीज एक तरह से आपका सेफ्टी के तौर पे काम करती है। ठीक है। और एक आपका एक और है मार्जिनल स्टेबलाइजेशन स्कीम, एमएसएस इसको आप बोल सकते हैं। 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। मतलब रेपो रिवर्स रेपो दो ऑप्शन तो थे, फिर एमएसएफ को क्यों लेके आए, रेपो मतलब बाकी चीजों को क्यों लेके आए, एमएसएफ को क्यों लाए, एमएसएस को क्यों लाए। इसका रीजन होता है कि मार्केट में आप जाते हैं तो क्या आपको एक ही कंपनी का मोबाइल दिखता है, जैसे अगर आपको कोई मोबाइल खरीदा है तो आपके पास बहुत सारे मोबाइल होते हैं, कोई भी एक कंपनी का नाम ले लीजिए। तो इंडियन मार्केट में एक मोबाइल की नहीं, एक मोबाइल को छोड़ के हजारों मोबाइल की कंपनीज क्यों है, रीजन डिमांड, लोग उसकी डिमांड करते हैं तो इसलिए मोबाइल की कंपनी। तो सेम ऐसी रीजन है, बैंकों की अलग अलग रिक्वायरमेंट आती है। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आरबीआई बनाता है बैंकों के लिए, कहीं पे भी किसी के लिए भी कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसका रिक्वायरमेंट, उसको क्यों बनाया जाता है, उसका पर्पस है डिमांड है, डिमांड ही मेन पर्पस होता है। सो रेपो रिवर्स रेपो तो था, पर बैंकों की डिमांड थी कि एक दिन के लिए भी लोन मिल जाए, इस तरह का कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, तो आरबीआई एमएसएफ को लेके आया। फिर एमएसएस को 2004 में लाया। मतलब बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, लिक्विडिटी के लिए बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, और बैंकों को खुश रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक ही पूरी इकोनॉमी का बैकबोन के तौर पर काम करता है। अगर बैंक डूब गया, वो कंट्री का इकोनॉमी डूब गया। कंट्री का इकोनॉमी डूब गया तो वहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सब आपको बंद करनी पड़ेगी। कंपनीज डूब गई तो वहाँ के जो लोग हैं उनका एम्प्लॉयमेंट जीरो, खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, कंट्री बहुत गरीब हो जाएगी। कोई कंट्री गरीब हो जाए तो उसका क्या रिजल्ट मिलता है, वहाँ पे चोरी, इस तरीके की जो वारदातें काफी बढ़ जाती है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनका कंट्रोल चला जाता है, मतलब बहुत सारे इश्यूज अराइज होते हैं। तो सोचिए एक बैंकों की लिक्विडिटी के चक्कर में कितना कुछ यहाँ से हो गया ना, वन बाय वन होता चला, बड़ी बड़ी कंपनी शट डाउन करेगी। और जो है उनकी ब्रांचेस उनको क्लोज करनी पड़ेगी, जो लोग हैं उनकी जॉब चली जाएगी। आप जानते हैं कोई कंट्री अगर गरीब हो जाए तो उस कंट्री की क्या कंडीशन हो जाती है, वही वाला यहाँ पे हो जाना था। तो इसीलिए जो है बैंकों को कई सारे ऑप्शन दिए गए ताकि वो प्रॉपर उनकी जो लिक्विडिटी बनी रहे। लिक्विडिटी का मतलब होता है टाइमली, अगर आपको कैश चाहिए, आपके पास कैश अवेलेबल है, तो उसको बोला जाता है लिक्विडिटी।
मान लीजिए किसकी सैलरी 10,000 रुपये, उसने क्या किया कि हर महीने उस सैलरी के पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए 10 ईयर्स का बॉन्ड या लॉन्ग टर्म के बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। अब उसको अचानक से कोई पैसे की इमरजेंसी पड़ेगी तो वो नहीं, उसके पास पैसा है, क्यों? क्योंकि उसने बड़े बड़े जो है लॉन्ग टेन्योर के बॉन्ड में पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस केस में उसको लिक्विडिटी का इशू हो गया। तो लिक्विडिटी मतलब कितना ईजिली आपको कैश अवेलेबल हो पाए, उसको बोला जाता है लिक्विडिटी। तो बैंकों को लिक्विडिटी अवेलेबल कराने के लिए आरबीआई ने कई सारे प्रोडक्ट बनाए, वही सब हम देख रहे हैं। तो 2004 में एमएसएस की शुरुआत हुई थी। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर इशूइंग ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज ओवर एंड अबव द नॉर्मल मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी ट्रेजरी बिल्स और जो डेटेड सिक्योरिटी है उसको इशू किया जाता है। और ये जो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ती है तो इसीलिए आरबीआई को बोलता है कि ट्रेजरी बिल्स इशू करने के लिए। बट जनरली जो आरबीआई है वो मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए भी जो ट्रेजरी बिल्स और जो डेटेड सिक्योरिटीज है उसको इशू करता है। तो वो आपका एमएसएस यानी कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम हो जाएगा। The Reserve Bank maintain a separate MSS cash balance of government which is not part of consolidated fund of India। तो गवर्नमेंट का आपका जो अलग फंड है वो अलग है, और ये जो एमएसएस स्कीम के तहत जो पैसा जो बोरो कर रहा है ये एक अलग चीज है। इसको इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई क्या करेगा, इशू करेगा। बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या आपके ट्रेजरी बिल्स को या डेटेड सिक्योरिटीज को खरीदेंगे, आरबीआई को पैसा देंगे। यानी जब भी एक्सेस लिक्विडिटी हो जाएगा उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये जो एमएसएस है इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेस लिक्विडिटी मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा हो गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट देना पड़ेगा। तो आरबीआई क्या करेगा, ट्रेजरी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज को इशू कर रहा है। तो नॉर्मली जो मार्केट में बोरोइंग करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग करवाती है आरबीआई से, तो ये उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये उससे आगे है, ये उससे आगे है, ये उससे एक्स्ट्रा है। आप इसको अलग से समझ सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा चाहिए तो वो अलग इशू है, लेकिन आरबीआई खुद से भी एमएसएस की फॉर्म में जो है ट्रेजरी बिल्स या डेटेड सिक्योरिटीज को इशू करती है। बैंक उसको खरीदते हैं, आरबीआई को पैसा देते हैं, वो अलग से आरबीआई का अपना एमएसएस कैश करके अलग से अकाउंट में जो है उस पैसे को रखती है। नेक्स्ट आपका बैंक टू स्टेट गवर्नमेंट। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए मिनिमम बैलेंस विद आरबीआई। तो जितने भी बैंक है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो अपना आरबीआई के साथ जो है अकाउंट मेंटेन करते हैं। और उसमें जो है उनको भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, और जो कि स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्टेट बजट। जिस हिसाब से उनका स्टेट बजट है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसके हिसाब से ये सब चलता है। और इसमें जो है बैंकों को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, जैसे टेम्पररी मिसमैच हो गया कैश फ्लो रिसिप्ट या पेमेंट में, जैसे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और उनका टैक्स के फॉर्म में पैसा आ रहा है जा रहा है, तो इसमें अगर टेम्पररी मिसमैच हो गया तो उसके लिए आरबीआई उनको लोन देने का भी काम करते हैं, जिसको बोलते हैं वेस एंड मीन एडवांसेस या ओवरड्राफ्ट आप बोल सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को वेस और मीन एडवांसेस के तौर पे या ओवरड्राफ्ट के तौर पे जो है लोन दिया जाता है टेम्पररी बेसिस पे आरबीआई के द्वारा। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है। तो वही आपका बैंकर्स टू स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपना आरबीआई के पास अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करती है। बहुत डिटेल में दिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक एक टर्म अगर आपको मालूम है कि ये क्या है, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, जनरली जो रेपो होता है ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आता है, मतलब विद इन ए ईयर आपको जो है पेमेंट करना रहता है। जो लॉन्ग टर्म रेपो है ये उसी का अपोजिट है। तो जैसे मान लीजिए बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, पर बैंकों को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा क्यों चाहिए? जैसे मान लीजिए बैंकों को पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, तो इसलिए बैंकों को पैसा चाहिए। तो बैंकों की लिक्विडिटी का जो इशू है रिजॉल्व करने के लिए लॉन्ग टर्म वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म रेपो में क्या होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टेन्योर के लिए जो है पैसे को दिया जाएगा। अगर बैंकों को लोन चाहिए, मान लीजिए आरबीआई से कहीं से भी लोन ले रहा है, तो लॉन्ग टर्म के रेपो में जो टेन्योर है वो काफी ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से जो है बैंकों के पास काफी इसमें टाइम मिल जाएगा। और इसमें लिखा है कि जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था लॉन्ग टर्म रेपो, और पहली बार इसकी जो बात की गई थी इंट्रोड्यूस करने की, वो मार्च 2020 में की गई थी। और 1 ईयर और 3 ईयर टेन्योर के इसमें ऑप्शंस जो है अवेलेबल कराए थे। तो अप टू 3 ईयर तक का जो टेन्योर है वो आपके पास अवेलेबल है। और इसमें लॉन्ग टर्म रेपो में आप कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड है या फिर कमर्शियल पेपर या डिबेंचर्स नॉन कन्वर्टेबल्स, तो यहाँ पे जो है इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म रेपो आप समझिए, इसमें क्या है कि इसमें जो है लॉन्ग टेन्योर के लिए 1 ईयर 3 ईयर लॉन्ग टेन्योर के लिए जो है इसमें पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। और इसका पर्पस वही है कि बैंकों को जो है सस्ते रेट पे लिक्विडिटी अवेलेबल हो पाए, रिजनेबल कॉस्ट पे, और मार्केट कंडीशन किस किस हिसाब से भी हो। और जो बैंक है, बैंकों को जो भी मैच्योरिटी देखना पड़ता है अपना, कि लॉन्ग टर्म, मीडियम में लॉन्ग टर्म का जो भी क्रेडिट फॉलो है, मतलब क्रेडिट को वो दे रहे हैं प्रोडक्ट सेक्टर के लिए, तो बैंकों को जो पैसा अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो बैंकों ने मान लीजिए मीडियम और लॉन्ग सेक्टर पे पैसा दिया, अभी उसका पेमेंट आने में तो टाइम लगेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म का है, मीडियम टर्म का है। तो ये जो आपका लॉन्ग टर्म आपका रेपो है, इसके थ्रू बैंक 1 ईयर 3 ईयर ऐसे टेन्योर के लिए लोन जो है ले सकता। चलिए यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका था इशू ऑफ करेंसी, इश्योर ऑफ करेंसी। तो आरबीआई को इश्योर ऑफ करेंसी इसलिए बोला जाता है क्योंकि आरबीआई ही नेशन का पहला, मतलब अकेला, पहला नहीं बोलेंगे, अकेला नोट इश्यूइंग अथॉरिटी, मतलब नोट को इशू करने का राइट सिर्फ आरबीआई के पास है, इसलिए इसको इश्योर ऑफ करेंसी बोला जाता है। कौन कौन सी जो है नोट इशू कर सकता है? अगर हम अभी कॉइन्स की बात करें, सर्कुलेशन में जो है यहाँ पे लिखा है, तो इसके पास अथॉरिटी आरबीआई के पास कि वो 10,000 तक के नोट्स जो है इशू कर सकते हो। तो एक नंबर का पूछ सकते हैं कि कितना मैक्सिमम, तो आंसर होना चाहिए 10,000।
और अगर हम कॉइन्स की बात करें तो कितने रुपए के कॉइन्स है? 50 पैसे, अभी 50 पैसे तो नहीं है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के। और अगर हम नोट की बात करें तो 5 रुपये, 10, 20, 50, 100, 2000, सॉरी 200, 500 और 2000 के जो है नोट अभी सर्कुलेशन में है। जो भी कॉइन्स है इशू किए जाते हैं किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी नोट्स है वो आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं। कभी आपने नोट किया होगा कि जो कॉइन्स है सेक्शन 6 ऑफ कॉइनेज एक्ट 2011 जो है उसके तहत जो है इसको लीगल टेंडर माना जाता है। और कॉइन्स चाहे किसी भी डिनोमिनेशन में हो, नॉट लोअर देन 1 रुपी आर लीगल टेंडर फॉर एनी सम। तो 1 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 1 रुपये का जो कॉइन है उसको लीगल टेंडर, मतलब अभी के टाइम पे जो वैलिड कॉइन है वो 1 रुपये का ही है। और नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज़। तो कॉइन्स मैक्सिमम 1 रुपये से लेके 1000 रुपये तक के इशू किए जा सकते हैं कॉइन्स। ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखा है 50, अगर आप ½ रुपीज़ के कॉइन ले रहे हैं तो उसको भी लीगल टेंडर मान सकते हैं, लेकिन वो सबको जोड़ के जो है 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एट ए टाइम। लेकिन ये पूरा आपका जो वॉलंटरी के ऊपर है, ठीक है, मर्जी है अपनी। और इस तरह से मतलब वॉलंटरी एक्सेप्टिंग है और कोई मतलब प्रोहिबिशन इस टाइप का कुछ भी नहीं, इससे आगे भी जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये थोड़ा सा आपको कॉइन्स के बारे में बताया। क्वेश्चन क्या बन सकता है? मैक्सिमम नोट कितने तक का इशू किया जा सकता है? आंसर होगा 10,000 कॉइन्स, मैक्सिमम 1000, मिनिमम 1 रुपये आपका हो गया। फिर यहाँ पे आपको पूरा हिस्ट्री दे रखा है कॉइन्स की शुरुआत कहाँ से हुई। तो पहला जो कॉइन इशू किया गया था आरबीआई के द्वारा 1938 को 5 रुपए का था। एक्चुअली कॉइन नहीं, वो रुपीस था, 5 रुपए का नोट था। फिर उसी साल 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 और 10,000, सोचे उस टाइम पे 10,000 का भी नोट इशू किया गया था। ये तब की बात है जब 1938 था। अभी के टाइम पे तो चलो 10,000 की कुछ एक वैल्यू, पर 1938 के टाइम पे आप सोच लीजिए 10,000 की वैल्यू अभी के हिसाब से अप्रोक्स आप अगर आप इमेजिनेशन कीजिए तो कुछ ये आई थिंक, जहाँ तक कि मेरे को लगता है कि 2 लाख के आसपास हो सकता है, 2 या 3 लाख के आसपास। तो सोचिए 2 या 3 लाख का जो है नोट उस टाइम पे इशू किया जाता था। 10,000 का नोट इशू किया गया था ना 1938 के टाइम पे। 10,000 रुपये की आप सोच लीजिए कितनी ज़्यादा उस टाइम पे वैल्यू रही होगी। शायद ये 2-3 लाख से ज़्यादा ही होगा, आई थिंक 5 लाख के आसपास। 1938 में 10,000 की वैल्यू 5 लाख के आसपास हो सकती है। तो उस टाइम पे इतना नोट इशू किया था। फिर 1946 में जो 10,000 का नोट है उसको डिमोनेटाइज कर दिया था। और 1954 में फिर से उसको हटा लिया था। फिर 1978 में फिर से हटा दिया था, मतलब उसको रीइंट्रोड्यूस किया था 1954 में, फिर से उसको 1978 में हटा दिया था। जो करेंसी नोट 500 और 1000 के उसको 6 नवंबर 2016 में जो है डिमोनेटाइज किया गया था। और ये थोड़ा सा बस डेटा इसमें दिया हुआ है। आरबीआई के पावर है कि वो जो है एक 10,000 रुपये तक का जो नोट है इशू कर सकता है, यानी उसको प्रिंट कर सकता है। लेकिन इसके लिए जो है अगर अमेंड किया जाए आरबीआई एक्ट में, इफ नीडेड ऑनली इससे भी ज़्यादा अमाउंट का भी जो है प्रिंट कर सकता है, लेकिन उससे पहले आपके आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट करना होगा। और जो कॉइन का जो मिंटिंग है वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है? गवर्नमेंट का रहता है, आरबीआई का नहीं रहता। जो कॉइन्स है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, सिर्फ नोट्स जो है वो आरबीआई के कंट्रोल में, ये आपको याद रखना होगा। इसलिए जो आपके कॉइन्स होते हैं, जैसे 1 रुपये का कोई कॉइन है उस पर आपका फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट का सिग्नेचर होता है, आरबीआई के गवर्नर का साइन नहीं होता है। जितने भी नोट है उसमें आपके आरबीआई के गवर्नर का साइन रहता है। लेकिन जो कॉइन्स है स्पेशली 1 रुपये अगर आप कॉइन देख लीजिए उसमें आपके फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं उनका सिग्नेचर रहता है। अब नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है बैंकर्स एंड डेप्ट मैनेजर ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि जो आरबीआई है वो क्या करता है? आरबीआई का रोल है मैनेजिंग द गवर्नमेंट बैंक। तो गवर्नमेंट को कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शंस करनी है वो आरबीआई के थ्रू ही करता है। आरबीआई इज अ बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंक के तौर पे आरबीआई काम करता है और स्टेट गवर्नमेंट के बैंक के तौर पे भी काम करता है। उनको टेम्पररी पैसा चाहिए, पैसा मिसमैच हो गया तो आरबीआई जो है स्टेट गवर्नमेंट को वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू जो पैसा अवेलेबल कराता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो ट्रेजरी बिल्स इशू करके जो है पैसा अवेलेबल कराता है। तो इस तरह से जो उन्हें आरबीआई स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बैंकर्स के तौर पे काम करता है। प्लस डेप्ट मैनेजर, डेप्ट का मतलब होता है लोन। अगर बैंकों को सॉरी गवर्नमेंट को लोन चाहिए उसके मैनेजमेंट का काम भी आपका आरबीआई देखता है। दोनों ही काम आरबीआई करता है और ये सारे उसके फंक्शन है। अंडरटेकिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जो आपकी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन करनी है, कोई भी रिसिप्ट है, पेमेंट है, तो आरबीआई के पास अकाउंट होता है, उसी के थ्रू जो है की जाती है। और कोई भी अगर गवर्नमेंट की कोई डोमेस्टिक डेप्ट है और उनको अगर टाइमली वे में अगर कुछ पेमेंट चाहिए तो उसको भी जो है रेस कराने का काम आरबीआई करता है। और ऐसा मार्केट डेवलप करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आप आरबीआई ही इशू करता है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो डेप्ट यानी कि लोन रेस कर सके एक सस्ते रेट पे। ठीक है, ये सारा काम आरबीआई का रहता है। और स्टेट गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो शॉर्ट टर्म का जो है इंटरेस्ट बेरिंग लोन भी अवेलेबल कराता है। जैसे बैंकों को एक तरह से ओवरड्राफ्ट रहता है ना बैंकों का पैसा, तो अगर मान लीजिए नेगेटिव बैलेंस है गवर्नमेंट का, अगर जो अकाउंट है उसमें बैलेंस नेगेटिव शो कर रहा है, तो टेम्पररी बेसिस के लिए उनको इंटरेस्ट के तौर पे जो लोन अवेलेबल कराता है उस लोन को बोला जाता है वेस एंड मीन्स एडवांसेस। एक नंबर का पूछ सकते हैं वेस और मीन एडवांसेस क्या है। ये टेम्पररी या शॉर्ट टर्म का लोन है जो कि आरबीआई जो है बैंकों को अवेलेबल, सॉरी आपके स्टेट गवर्नमेंट है उनको अवेलेबल कराता है। चलिए यहाँ तक हमारा पार्ट 1 में कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 से हम लोग ये देखेंगे बैंकर्स टू बैंक।
ये आपका पार्ट 2 से रहेगा। शॉर्ट में चलो उसको रिवाइज करते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है। यहाँ पे हमने मेन आरबीआई के, यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन था कि उसके फाइनेंशियल सेक्टर की क्यों, मतलब रेगुलेटर की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो मार्केट में जो जनता है उनका विश्वास बना रहे, कॉन्फिडेंस बना रहे पब्लिक जो है फाइनेंशियल सिस्टम में, उनका जो इंटरेस्ट है उसको सेव किया जाए, और जो फाइनेंशियल मार्केट है वो फेयर वे में काम करे, और जो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है मार्केट के रूल को वो समझे, उस हिसाब से वो लोग काम करें। तो इसीलिए जो रेगुलेटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला रेगुलेटर हमारा आरबीआई। तो पूरा हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा। 1935 में इसको स्टैब्लिश किया था, और जो इसका एक्ट 1934 में था, और इसको 1 जनवरी 1949 में जो नेशनलाइजेशन किया गया था। इसमें एक गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 डायरेक्टर है जो कि नॉन ऑफिशियल्स आप बोल सकते हैं, जिनको यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अलग अलग फील्ड से, 2 गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, 4 अदर ऑफिशियल्स। और ये पूरा आपको डायग्राम दिया हुआ है कि किस तरह से इसका ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये पूरा आपका सपोर्ट स्टाफ पे जो है इसका डायग्राम ये कंप्लीट होता है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या, आरबीआई क्या क्या काम करता है, मार्केट में जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बना के रखता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बना के रखता है, पेमेंट सिस्टम अच्छे से काम करे, क्रेडिट जो है जिन सेक्टर को, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर, उनको ही पैसा बैंक दे रहा है नहीं दे रहा फाइनेंशियल सिस्टम, उस चीज़ पे जो है नोट करता है। और जो मनी का जो वॉल्यूम है और मार्केट में जो इकोनॉमी है उसको देखता है कि सही रेट पे जो इंटरेस्ट रेट पे लोगों को पैसा अवेलेबल कराया जाए। क्या क्या रोल्स है इसके, 8-10 रोल है। इन सभी रोल के बारे में डिटेल में डिस्कशन है। पहला इसका रोल है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या क्या अपने रोल्स प्ले करता है, प्राइस स्टेबिलिटी, और जो प्रोडक्टिव सेक्टर है उसको सही रेट पे जो है लोन अवेलेबल कराया जाए, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने रहे, तो ये सारा काम मॉनेटरी अथॉरिटी में इसमें आ जाएगा। 2016 में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी, और जो आपका सेक्शन था आरबीआई एक्ट का 45 जेड बी सेक्शन, तो उसमें अमेंड करके कुछ इसमें चेंजेस किया गया था। और इसमें आपका जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है साल में एटलीस्ट जो है 6 बार ये मीटिंग करती है, और उसमें देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट किस तरह से चल रहा है, मार्केट का जो इन्फ्लेशन किस तरह से चल रहा है, जो भी गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन के टारगेट रखे वो सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आरबीआई के पास कई सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है यानी मार्केट में जो पैसा है उसको कंट्रोल रखती है, इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल रखती है। उसमें आपका आता है सीआरआर, कैश रेशो। तो ये कैश की फॉर्म में आरबीआई के पास बैंकों को कुछ पैसा रखना होता है जितना सीआरआर रेट है। एसएलआर आपको कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, या तो अपने पास या फिर आरबीआई किसी के पास भी रख सकते हैं। ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट में 2 है। इनडायरेक्ट में हमारा आ जाएगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो रेपो और रिवर्स रेपो को बोला जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। रेपो रेट क्या होता है, बैंकों को आरबीआई से लोन चाहिए तो उस रेट को रेपो बोला जाता है। रिवर्स रेपो, आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसा है, सॉरी बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो आरबीआई के पास पैसा रखवाते हैं, उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो यहाँ पे फिर से आ गया। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि जो बैंक है, आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदने बेचने का काम करते हैं, उसको बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। मार्जिन और स्टैंडिंग फैसिलिटी, तो अगर बैंकों को ओवरनाइट के लिए, सिर्फ एक ही रात के लिए पैसा चाहिए, तो 2% ऑफ एनडीटीएल तक का मैक्सिमम पैसा उनको मिल जाएगा, एमएसएफ आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के तौर पे। मार्केट आपका स्टेबलाइजेशन स्कीम, तो इसमें क्या होता है कि ट्रेजरी बिल्स, डेटेड सिक्योरिटीज को आरबीआई जो है बेचती है ताकि मार्केट की लिक्विडिटी को कंट्रोल कर सके। बैंकर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका भी अकाउंट आरबीआई के पास रहता है, उनको टेम्पररी पैसे का मिसमैच है तो आरबीआई उनको वेस एंड मीन एडवांसेस की फॉर्म में जो पैसा अवेलेबल लोन के तौर पे जो है कराता है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, बैंकों को अगर लॉन्ग टर्म 1 ईयर 3 ईयर के लिए लोन चाहिए तो लॉन्ग टर्म रेपो के थ्रू ले सकता है। इश्यू ऑफ करेंसी, करेंसी का इशू करने का पावर सिर्फ आरबीआई के पास ही है। 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 के नोट्स आरबीआई इशू कर सकता है। कॉइन्स की बात करें तो मिनिमम 1 रुपए से 1000 रुपए तक के जो है कॉइन्स इशू कर सकता है, और 10,000 तक का मैक्सिमम लिमिट है नोट इशू करने का। इससे ज़्यादा अगर चाहिए, यहाँ पे डेटा दिया हो तो डेटा आपको याद रखने का जरूरत नहीं कि पहले नोट आया फिर हटा दिया फिर आया, तो वो सब याद रखने का जरूरत नहीं है, बस आप अमाउंट याद रख सकते हैं। तो 10,000 तक का परमिशन है आरबीआई एक्ट। अगर इससे ज़्यादा चाहिए नोट इशू करना, अगर आरबीआई को इससे ज़्यादा के नोट छपवाने हैं तो फिर जो है अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अमेंडमेंट करके जो है किया जा सकता है। बैंकर्स एंड डेप्ट मैनेजर ऑफ गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के बैंकर्स के तौर पे काम करता है, और लोन चाहिए उनके मैनेजमेंट के तौर पे भी काम, उनके मैनेजमेंट के तौर पे काम करता है। कोई भी बैंकिंग ट्रांजेक्शंस करानी है, चाहे स्टेट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी उनका रिसिप्ट या पेमेंट चाहिए एक्सेप्ट करना अकाउंट के थ्रू, तो आरबीआई में उनका अकाउंट है, उसी के थ्रू सारी ट्रांजेक्शंस की जाती है। और जैसे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको ऐसा मार्केट प्रोवाइड कराना कि सस्ते रेट पे जो है गवर्नमेंट इंटरेस्ट, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे रीजनेबल कॉस्ट पे जो है लोन रेज कर सके। तो ये सारा काम आरबीआई को करके देता है। अगर गवर्नमेंट का जो बैलेंस है, अगर वो नेगेटिव बैलेंस है यानी गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, तो उसके इसमें वेस और मीन एडवांसेस के थ्रू जो है इंटरेस्ट चार्ज करके जो है शॉर्ट टर्म का लोन भी अवेलेबल कराता है। तो ये सारे हमारे आरबीआई के फंक्शंस हो गए। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, अभी आपके और भी फंक्शंस हैं जैसे बैंकर्स टू बैंक, ये सब अभी हम देखेंगे। पार्ट 2 से इसको देखेंगे, और चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो पार्ट 2, और कोशिश करते हैं पार्ट 2 में हो जाए, अगर नहीं होगा तो पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो आपका चैप्टर है कंप्लीट हम कर देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।